अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के 13th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने स्टार्ट में देखा कि एचआर क्या है, एचआर में बेसिक नीड्स क्या होती हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद रिक्रूटमेंट का देखा हमने, सिलेक्शन का देखा। सिलेक्शन हो चुकी है, अब हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। देखिए, ट्रेनिंग इज़ फॉर करंट जॉब। आज के दिन की जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। डेवलपमेंट इज़ फॉर फ्यूचर, इट्स फॉर फ्यूचर जॉब्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपके फ्यूचर के उसको तो आज आज का काम लेना है आपसे। तो वाई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। गुजरते वक्त के साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे अमाउंट स्पेंड करें। उससे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी होते हैं। फेजेस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्या फेज हैं। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग। डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग में हमारे सामने जो बड़ा सबसे अहम तरीन सवाल होता है वो ये होता है कि हाउ विल द ट्रेनिंग बी गिवन, ट्रेनिंग किस तरह दी जाएगी। सवाल बहुत सादा है, अपेरेंटली इसका जवाब भी बहुत सादा नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना सादा एक्चुअली है नहीं। ट्रेनिंग का जो कंटेंट है वो बहुत, उसमें हमें डीपली जाके डिसाइड करना होता है कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डिलीवरी का मेथड क्या होगा। वो लेक्चर हो सकता है, वो सेमिनार हो सकता है, वो क्लासरूम स्टडी हो सकता है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, डिलीवरी हो गई ट्रेनिंग की। उसके बाद ये चीज़ भी तो इंश्योर करनी है कि जिस तरह हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ये डिलीवरी ऑफ लर्निंग है। उसके बाद हम इवेलुएट भी करते हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम और असाइनमेंट्स के ज़रिए, किस हद तक आप उसको समझ पाएँ। तो ट्रेनिंग का भी लर्निंग के साथ डीपली रिलेशन है। तो ट्रेनिंग जो है इसके साथ भी एवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट अटैच होता है। ट्रेनिंग के बाद हमने एवेलुएट करना होता है कि हाउ वेल आर ट्रेनीज लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें हमारे सामने दो क्वेश्चन होते हैं। हाउ विल वी नो इट्स इफेक्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस मकसद के लिए हमने ट्रेनिंग कराई थी वो मकसद में हम कामयाब हैं। और दूसरा, डिड इट वर्क, क्या जो प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए हमने ट्रेनिंग कराई थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का इशू है, पीपल आर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, टर्न आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, उस मकसद के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो ट्रेनिंग के एंड पे हमें ये तो देखना होगा कि उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या रहा। क्या लोगों की टर्न आउट रेशियो कम हुई है, मोटिवेशन लेवल पहले से बेहतर हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से बेहतर हुआ है। अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ और ट्रेनिंग जस्ट हुई है तो ट्रेनिंग का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो ट्रेनिंग इज़ लाइक लर्निंग, इसमें हम पहले लर्निंग कराते हैं फिर उस लर्निंग को एवेलुएट करते हैं। सो एज यू नो ट्रेनिंग इज़ अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग थ्योरी भी इसमें अप्लाई होती है, ट्रेनिंग के ऊपर लर्निंग थ्योरी अप्लाई होती है। लर्निंग बेसिकली है क्या, लर्निंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या हमें बताता है लर्निंग के बारे में। tells us that learning is a relatively permanent change in behavior। इंसान के बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आना, टेम्परेरी चेंज नहीं। समटाइम्स हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 1 से 2 दिन के लिए हम मोटिवेट होते हैं, हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से हम पहली रश पे आ जाते हैं। तो उसको हम लर्निंग का नाम नहीं दे सकते। लर्निंग के लिए चेंज ज़रूरी है और वो चेंज रिलेटिवली परमानेंट हो, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो हमें पता चला कि लर्निंग जो है वो एक इंसानी बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज का नाम है, या वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आए या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से आए। तो ये बड़ा लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है हमारा।
तो इसके साथ कुछ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। वो कौन सी होती है? हमने लर्निंग पर्सन्स का नाम तो सुना है कि फलां बंदा बड़ा लर्नड पर्सन है, बड़ी लर्नड पर्सनैलिटी है। तो मीन्स वो रियल लाइफ से लर्न करता है, किताबों से लर्न करता है, लोगों से लर्न करता है, अपनी सोसाइटी से, हर वक्त वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो पढ़ लिख रही होती है, जो रिसर्च कर रही होती है, जो पहले से बेहतर हो रही होती है? यस, देयर आर learning organization like होती है is one whose employees continuously attempt to learn new things. उसके लोग जो हैं कंटिन्यूसली इस कोशिश में हो कि वो नई से नई चीज़ें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखें एंड टू यूज व्हाट दे लर्न। और दूसरा अहम मकसद, जो कुछ वो सीखते हैं उसको अप्लाई कर सकें। लर्निंग थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद तो ये है कि जो कुछ हम लर्न करें उसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्लाई कर सकें टू इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। जो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं या जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके एम्प्लॉयज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न करें और इस लर्निंग को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करें। So what's the bottom line? The results. All managers should understand the basic purposes and processes of both training and development. First and foremost importantly, every manager should know the basic ideology and purpose of training and development. क्यों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ज़रूरी है? क्योंकि जब तक मैनेजर को उसकी अहमियत का एहसास नहीं होगा वो एम्प्लॉयज़ को उसके लिए मोटिवेट नहीं कर सकेगा। एंड ऑल्सो रिकग्नाइज द रोल ऑफ लर्निंग थ्योरी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो लर्निंग थ्योरी है उसका पता होना चाहिए। लर्निंग बेसिकली है क्या, लर्निंग किस तरह कराई जाती है, उसके बाद किस तरह हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं, किस तरह हम उसके ज़रिए स्किल्स इन्हेंस करते हैं और स्किल्स बेहतर करने के बाद हम किस तरह उसको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैनेजर को फर्स्ट पार्ट पता होनी चाहिए। तो अगर ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है और इतनी अहम है तो फिर इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रेनिंग? क्या चैलेंजेस हैं? इस ट्रेनिंग का सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? सबसे पहली बात, एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाकई ही ट्रेनिंग है? समटाइम्स ऐसे भी तो होता है लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है, हम समझते हैं कि लोगों की मोटिवेशन लेवल कम है इसलिए लोग परफॉर्म नहीं कर रहे और लोगों की मोटिवेशन को बेहतर करने के लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को हम दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है, जब हम उसकी एक्चुअल डीप करते हैं, उसके अंदर जाते हैं प्रॉब्लम को समझने के, हमें पता चलता है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है। लोग तो मोटिवेटेड है काम करने के लिए। हमारी एक आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर नेटवर्किंग नहीं है, उसके अंदर हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर प्रोवाइड नहीं की जा रही, वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग उसकी बेहतर नहीं है। लोग मोटिवेटेड है। अब अगर हम गलत एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में ही, हमारा ये ख्याल बनता है कि हम समझते हैं लोग डीमोटिवेटेड हैं और हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो क्या इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा इंटरनल वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ट्रेनिंग को फ़ायदा नहीं मिलेगी। हमें ये देखना होता है कि क्या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सोल्यूशन वाकईतन ट्रेनिंग है या कोई और उनका सोल्यूशन है। हर वक्त हर मसले का हल ट्रेनिंग तो नहीं हो सकता। आर द गोल्स ऑफ ट्रेनिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक? वंस वी डिसाइडेड दैट यस ट्रेनिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद अगला सवाल जो हमारे सामने होता है कि क्या ट्रेनिंग के जो गोल्स हैं वो क्लियर हैं, रियलिस्टिक हैं? क्लियर होने चाहिए ट्रेनिंग के गोल्स, ambiguous नहीं होने चाहिए। Is training a good investment? Third thing, of course, we need to invest some amount and time in our training. So the big question to answer is that is training a good investment? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? Will the training work? Of course, हमें ये भी देखना होता है कि ट्रेनिंग के ज़रिए हम हमारे लोगों के बिहेवियर में किस हद तक चेंज आएगी, क्या ट्रेनिंग का फ़ायदा भी होगा। जो चैलेंजेस हैं इन क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग नीड,
जॉब बिहेवियर इन कैसे हमें पता चलता है कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ देयर इज नीड ऑफ ट्रेनिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी नीड टू रेक्टिफाई इट थ्रू ट्रेनिंग। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जॉब बिहेवियर लोगों का ठीक नहीं है। हमारे इदारे के जो लोग हैं उनका जॉब रिलेटेड बिहेवियर जो है वो बेहतर नहीं है। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लोगों को प्रॉपरली वेलकम नहीं करते हैं, उनको स्माइल के साथ मीट एंड ग्रीट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इनको बेहतर बिहेवियर देना होगा। या नॉलेज और स्किल लेवल इनएडिक्वेट, एक शख्स अकाउंट्स का मैनेजर है, उसको अकाउंट्स पे ग्रिप नहीं है, उसकी स्किल्स नहीं है उस पर, तब हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमें इसे ट्रेनिंग देनी होगी। इसके अलावा प्रॉब्लम्स कैन बी करेक्टेड थ्रू ट्रेनिंग, ये चीज़ हमें हमें हमारा इस पर बिलीव होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम ट्रेनिंग के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर वी डिस्कस द रियल कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग। एक्चुअल ट्रेनिंग है क्या? फेज़ वन नीड्स असेसमेंट। ट्रेनिंग के जो फेज़ वन होता है उसमें हम नीड्स की असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, हम सिर्फ ये डिटरमिन करते हैं कि क्या वाक़यातन जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का हल ट्रेनिंग के अंदर ही है। प्रॉब्लम तो आ रहा है, हम प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं। सो असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड को असेस करना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस स्किल डेफिशिएंसी, टोटल कितने लोग हैं जिनके अंदर स्किल की डेफिशिएंसी है। एक दो लोग हैं तो हम उसको बेयर कर लेंगे, अगर 30% 40% लोगों के पास स्किल्स डेफिशिएंसी है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है उनके पास, तब हमें फील हो रहा है कि भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यस। सिविरिटी ऑफ स्किल डेफिशिएंसी, अच्छा जिन लोगों के पास स्किल्स कम है, कितनी कम है, क्या बिल्कुल ही उनको कुछ भी नहीं करना आता, या कुछ काम आते हैं और एक दो काम ऐसे हैं जो नहीं आते, तब भी हम कहते हैं कि इट्स ओके। लेकिन अगर उनको बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता, देन हमें फील होता है कि भाई देयर इज़ अ ट्रेनिंग नीड। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल, और उस स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। अगर वो स्किल लेसर इंपॉर्टेंट है तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब भी हमें फील होता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्सटेंट टू विच स्किल कैन बी इम्प्रूव विद ट्रेनिंग, और फिर ये भी बड़ी अहम बात है कि ट्रेनिंग के ज़रिए हम उस मसले को कितना हल कर सकते हैं। मे भी हमारी पूरी टाइम और पूरी मनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी हम उस मसले को 50% तक सॉल्व कर सकें। क्योंकि लोगों के बिहेवियर में वक्त के साथ, जो शख्स जॉब पे आया है तो मीन्स उसकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल है, तो उसके बिहेवियर को चेंज करना एक चैलेंज है। तो एक्सटेंड टू विच स्किल कैन बी इम्प्रूव, ये भी बहुत अहम सवाल है कि किस हद तक हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आप यही सवाल अपनी ज़ात पे अप्लाई करें कि जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी में आए उस वक्त आपका बिहेवियर क्या था, और यहाँ पे आके आपने लर्निंग की, उस लर्निंग ने आपके बिहेवियर को कितना चेंज किया। तो बिल्कुल यही तरीका ट्रेनिंग के साथ होता है कि ट्रेनिंग में हम लर्निंग कराते हैं और लर्निंग में बिहेवियर को चेंज करना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि 100% चेंज आ जाए। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनिंग ट्रेनिंग नीड्स करते हैं, हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की एक्चुअल नीड्स क्या हैं, हम उनको डिटर्मिन करें। सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि ट्रेनिंग की नीड है, किस हद तक है। कंपनी रिकॉर्ड्स हमें इस बारे में क्या बता रहे हैं, पहले कितनी बार ट्रेनिंग हो चुकी है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि जनाब हम आते हैं और ये लोग हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है, यहाँ पे हमारे साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आप इन चीज़ों को देखें। तो कस्टमर कंप्लेंट्स भी हमें ये चीज़ बताती हैं कि जनाब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उस पर कन्वर्ट होना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करने के लिए, उनकी स्किल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, लोग आपके अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो भी आपको बता रहे हैं कि यस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, हमें वी नीड टू सॉल्व इट। इंटरव्यूज़ विद मैनेजर, मैनेजर्स के साथ है, आप एज HR मैनेजर इंटरव्यू करते हैं, वहाँ से आपको फील होता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज जो हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दे दिया जाता है। वो फीडबैक फॉर्म में अगर 50 फीडबैक फॉर्म में एक ही चीज़ पे बात की गई है कि सफाई बेहतर करने की ज़रूरत है, और हर हर कार्ड यही कह रहा है, तो अब क्या होगा कि हम उसको सॉलिसिट करेंगे और उससे हमें एक चीज़ समझ आएगी, यस देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, हम रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कुछ चीज़ें। व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड।
इसको आप ज़रा गौर से समझिएगा कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ट्रेनिंग का। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं, ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और किन किन स्किल्स में, किन एरियाज़ में हम लैग कर रहे हैं। वहाँ से हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। देन हम पर्सन एनालिसिस करते हैं, हु नीड्स द ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं कि किन एरियाज़ में हम कमज़ोर हैं और उनमें हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पर्सनल एनालिसिस में हम स्पेसिफिकली वन बाय वन देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से लोग जो हैं वो स्किल डेफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एंड देन टास्क एनालिसिस, टास्क उस काम को स्टडी करना, इन व्हाट डू दे नीड ट्रेनिंग, किस काम में एक्चुअली एक शख्स अगर 10 तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहा है, कुछ में वो बहुत बेहतर होगा, उसके अंदर उसको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कुछ उसके पार्ट ऑफ जॉब कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो सिर्फ हमें उन्हीं को एड्रेस करना होता है ट्रेनिंग के अंदर। अगर हम वो चीज़ें जो ऑलरेडी वो लर्न कर चुका है उनको दोबारा से ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है तो उस ट्रेनिंग का उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आई ऑलरेडी नो, व्हाट रबिश दे आर टॉकिंग अबाउट। तो टास्क एनालिसिस में हम ये भी देखते हैं कि क्या कुछ उसको ऑलरेडी पता है उस काम के मुताबिक और क्या कुछ नहीं पता। जो चीज़ें नहीं पता सिर्फ हम उन्हीं को ट्रेनिंग के अंदर एम्बेड करें, उससे उसकी इंटरेस्ट बिल्ड होगा। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, वी कंडक्ट अ गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी। से मैं आपकी क्लास का गैप एनालिसिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास आईटी स्किल्स होनी चाहिए, उसके साथ उनके पास अच्छी कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे अच्छी तरह काम कर सकें, डेटा एंट्री कर सकें, अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकें। दिस इज़ व्हाट शुड बी, राइट। मैं चाहता हूँ एज अ मैनेजर या एज अ क्लास टीचर, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का स्किल लेवल ये होना चाहिए, और फिर मैं आपको एक्चुअली चेक करता हूँ व्हाट इज़, आप किस लेवल पे हैं इस वक्त। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा कुछ, वो डिफरेंस होगा गैप। वो होगा गैप, जिस गैप को मैंने ट्रेनिंग के ज़रिए फिल करना है। एज अ टीचर, एज अ मैनेजर, जिस गैप को मैंने ट्रेनिंग के ज़रिए फिल करना है। तो गैप एनालिसिस हमें क्या बताता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ में कौन सी स्किल्स किस लेवल पे देखना चाहते हैं और इस वक्त वो कहाँ पे खड़े हैं, उसके इन दोनों के दरमियान कितना गैप है। देन इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़, हम ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, ये चीज़ बहुत अहम होती है। फेज 2, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग। अभी तक हम नीड असेसमेंट की बात की, हमें सिर्फ ये पता चला है कि यस देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग और समथिंग एल्स, तो हमें जवाब मिला कि यस देयर इज़ नीड ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो अब हम ट्रेनिंग और डिज़ाइन की बात करते हैं। असेस ट्रेनिंग रेडीनेस। सबसे पहली बात, जो ट्रेनिंग्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है उनकी रेडीनेस असेस की जाती है। बेसिक स्किल्स नीडेड, ये बहुत अहम बात है। इसको समटाइम्स हम प्री रेक्विजिट भी कहते हैं। लर्निंग में प्री रेक्विजिट्स होती है, क्योंकि लर्निंग जो है ये एक इंक्रीमेंटल फेज है। आपको 2 + 2 का जवाब निकालने के लिए 1 से 10 तक गिनती का आना ज़रूरी है, उसका प्री रेक्विजिट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो प्री रेक्विजिट है। जब तक वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे आप अगला काम नहीं कर सकेंगे। एक शख्स को कंप्यूटर को ऑन करना, उसको थोड़ी सी हल्की बेसिक उसको ऑपरेट करना आता हो, तब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को सीख सकेगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक शख्स को कंप्यूटर का पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो उस पर एडवांस काम कर लेगा। तो हर चीज़ के प्री रेक्विजिट्स होते हैं लर्निंग में। तो बेसिक स्किल्स ज़रूरी हैं, सेल्फ एफिकेसी जो है कि एक शख्स खुद को इस काबिल बना सके कि वो एडवांस चीज़ें लर्न कर सके। कंसीडर लर्निंग स्टाइल्स। दूसरी अहम बात, लोगों के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। इट वेरीज फ्रॉम जेंडर टू जेंडर, इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, एंड इवन इट वेरीज इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उनके अंदर लर्निंग स्टाइल्स हमारे चेंज होते हैं। तो एक अच्छे ट्रेनर को, ट्रेनिंग डिलीवर करने वाले को ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल्स का भी पता होना चाहिए कि मेरे 10 पार्टिसिपेंट्स में से कौन सा जो पार्टिसिपेंट है उसका लर्निंग स्टाइल क्या है।
अगर मैं उसको लिखने के लिए कोई असाइनमेंट दूँ, हो सकता है वो वहाँ से बेहतर लर्न कर रहा हूँ, दूसरे को मैं परफॉर्म करने के लिए कुछ दूँ, हो सकता है वो वहाँ से बेहतर लर्न करे। तो लर्निंग स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है, ये यूनिवर्सल अप्लाई होता है। बेसिक लेवल पे हम हेयर करते हैं, जब हम कुछ चीज़ को सुनते हैं तो हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। दूसरे फेज में जब हम उसको सुनते हैं और देखते हैं, तब हमारी लर्निंग कुछ बेहतर हो जाती है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है रिमेम्बरिंग में। एंड देन थर्ड फेज पे हम उसको सुनते हैं, देखते हैं, देन हम उसको प्रैक्टिकली खुद करते हैं, तब हमारी लर्निंग सबसे बेहतर हो जाती है। So what is the best form of learning? We hear, we see, and then we practically do. वहाँ से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि yes, we have remembered this thing and we will apply it in future to practically solve our problems. That's all for our today's lecture. I hope you enjoyed our lecture. Thank you. Allah Hafiz.